नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूरेका पे। इस वीडियो के माध्यम से हम 68th बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस के, इन प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों आइए आरंभ करते हैं। एक विस्तृत व्याख्या के साथ में हम सभी प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आरंभ करते हैं दोस्तों। जो पहला प्रश्न है, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस वर्ड पे ध्यान देंगे, ये कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है। तो दोस्तों ये सही है। राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकती है, ये भी सही है। जिला फोरम के सदस्यों में से एक महिला होंगी, ये भी सही है। यानी कि इसमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। जो वस्तुओं या सेवाओं के भुगतान के मूल्य के हिसाब से जो है क्षेत्राधिकार का विवरण दिया गया है, वो यह है कि जिला स्तर पर 50 लाख तक की सुनवाई होती है। राज्य आयोग के द्वारा जो है 50 लाख से 2 करोड़ रुपए तक का, और राष्ट्रीय आयोग के द्वारा जो है 2 करोड़ रुपए से अधिक के मामले की सुनवाई की जाती है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 9 में वर्णित है कि राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम स्थापित कर सकती है। उपरोक्त अधिनियम के धारा 10 में जो यानी कि जो 1986 के जो अधिनियम है, इसके धारा 10 में जिला फोरम की संरचना के अंतर्गत वर्णित है कि प्रत्येक जिला फोरम में एक व्यक्ति जो जिला न्यायाधीश है या रह चुका है या बनने के योग्य है, उसका जो है अध्यक्ष होगा। इसके बाद में सदस्य की बात अगर करें, 2 अन्य सदस्य होंगे जिसमें एक महिला होंगी। तो इस हिसाब से सभी के सभी स्टेटमेंट जो है सही है इस प्रश्न के। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। तो इसका जो सही आंसर है ए है, ब्लॉक स्तरीय निकाय होती है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के माध्यम से जो है संविधान में 243वें बी जो अनुच्छेद है, इसको जोड़ा गया और इसमें पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय संरचना का उल्लेख शामिल है। इस 3 स्तर में अगर हम देखें तो पहला जो है ग्राम स्तर है, जो ग्राम पंचायत होता है, ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति होता है, और जिला स्तर पे जिला पंचायत होता है। इसके बाद में दोस्तों हम कुछ समितियों को देखते हैं जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन जो हुआ, जिसके माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था भारत में आरंभ हुआ, स्थानीय स्तर पे और ग्रामीण स्तर पे और शहरी स्तर पे। तो इन अमेंडमेंट के पीछे जो है एक लंबा इतिहास रहा है, बहुत सारी कमेटियों का अपना रिकमेंडेशन रहा है। तो इन कमेटियों को देख लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनाए जाते हैं। 1957 में पहला कमेटी बना, जो बलवंत राय मेहता कमेटी है। इसी कमेटी ने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की सिफारिश की थी। 1997 में अशोक मेहता समिति बनता है, इसने द्विस्तरीय व्यवस्था, राजनीतिक दलों की भागीदारी की सिफारिश की। साथ ही साथ 1985 में जी.बी.के. राव समिति बना, इसने प्रशासनिक सुधार और जिला परिषद को मुख्य भूमिका सौंपने की सिफारिश की। इसके बाद में 1986 में एल.एम. सिंघवी समिति बनती है। सर्वप्रथम इसने संवैधानिक दर्जा देने और न्याय पंचायत की सिफारिश की थी, यानी पंचायती राज संस्थानों को जो है संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश जो है सिंघवी समिति के द्वारा किया गया था। इसके बाद में 1988 में 2 समिति बनता है, एक थोंगन समिति और एक गढ़गिल समिति। ये गढ़गिल समिति से कई बार प्रश्न बनाए जा चुके हैं। जो गढ़गिल समिति है, इसने संवैधानिक दर्जा देने का जो है अंतिम मसौदा तैयार किया गया था, और जिसके आधार पर जो है 73वें संविधान संशोधन भी किया गया। और थोंगन समिति जो है निश्चित कार्यकाल की बात करते हैं, जो इलेक्टेड जो मेंबर होते हैं ग्राम पंचायत के, इनके लिए ये एक निश्चित 5 वर्ष के कार्यकाल की सिफारिश इसके द्वारा किया गया था। साथ ही साथ महिला आरक्षण की भी बात कही गई थी इस सिफारिश में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। इसका जो सही आंसर है राष्ट्रीय विस्तार सेवा। दोस्तों सामुदायिक विकास लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा आज़ादी के बाद 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम को सर्वप्रथम जो है गांधी जी के बर्थडे के दिन 2 अक्टूबर 1953 से जो है आरंभ किया गया था। राष्ट्रीय
विस्तार सेवा कार्यक्रम को तब शुरू किया गया था जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम को धन की कमी के कारण पूरे भारत में लागू करने में कठिनाई आ रही थी। आइए राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम की यदि हम चर्चा कर रहे हैं तो इसके साथ साथ योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में भी कुछ जानकारी ले लेते हैं। एक बार और देखते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को। यह भारत में ग्रामीण विकास के लिए सबसे प्रारंभिक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम में से एक था, जिसे 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। इसका जो उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास यानी सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचे का डेवलपमेंट करना ग्रामीण क्षेत्रों में। ये जिस सिद्धांत पे कार्य करता था, इनका जो सिद्धांत था कि जनता के द्वारा जनता का और जनता के लिए विकास, इसने आत्मनिर्भरता पर जोर दिया था। साथ ही साथ इसकी अगर हम ब्लॉक की बात करें तो ये ब्लॉक स्तर पे खंड विकास की बात किया करते थे, जिसका नेतृत्व खंड विकास अधिकारी बीडीओ के द्वारा किया जाता था। इसके बाद में अगर हम योजना आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 15 मार्च 1950 को हुई थी। यह भारत की आर्थिक योजना बनाने वाली सर्वोच्च संस्था थी और ये एक संवैधानिक संस्था है। इसके कार्य को अगर देखें तो भारत के संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए पंचवर्षीय योजना तैयार करना इनका महत्वपूर्ण कार्य हुआ करता था। प्लानिंग का कार्य करते थे सरकार के लिए, और इस प्रधानमंत्री जो होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते थे। 2014 में इसे समाप्त कर दिया गया जब बीजेपी गवर्नमेंट आई। इसके स्थान पे जो है नीति आयोग जो बनाया गया, एक थिंक टैंक के रूप में डेवलप किया गया। योजना आयोग को ही मॉडर्नाइज करके थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग का स्थापना किया गया 1 जनवरी 2015 को। यह भारत सरकार का एक प्रमुख थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। अब इसके अगर दृष्टिकोण को देखें तो ये टॉप डाउन के बजाय जो है सहकारी संघवाद और नीचे से ऊपर की और जो है विकास मॉडल को अपनाता है। जैसे योजना आयोग जो है टॉप डाउन मॉडल को अपनाती थी, लेकिन ये जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की नीति के आधार पर कार्य करती है और जो बॉटम टू अप के जो विकास की मॉडल है उसमें बिलीव करती है। कार्य को अगर देखें तो केंद्र और राज्य सरकारों को रणनीतिक और तकनीकी सलाह देना महत्वपूर्ण कार्य है। इसके भी अध्यक्ष जो होते हैं पीएम ही होते हैं। सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी, नवाचार को बढ़ावा देना और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण का कार्य जो है इनका प्रमुख कार्य है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता यानी मौलिक अधिकार में इसका वर्णन है कानून के समक्ष समानता यानी कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है। ये किस देश के संविधान से लिया गया है, यानी कि रूल ऑफ लॉ का जो प्रावधान है ये हमने किस देश के संविधान से अडॉप्ट किया हुआ है। तो दोस्तों भारतीय संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो हमारे संविधान निर्माताओं ने उस समय देश में जो लोकतांत्रिक देश में जितने भी संविधान थे उन सभी संविधानों से जो भी अच्छी चीज़ें अपने देश में लिए जा सकते हैं थे उन चीज़ों को वहाँ से प्रभावित होकर के हमने अडॉप्ट किया है। तो रूल ऑफ लॉ की अगर हम बात करें, कानून के समक्ष समानता की अगर हम बात करें तो ये हमने ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित होकर के लिया हुआ है। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कानून के समक्ष समानता का मूल जो है ब्रिटिश व्यवस्था में निहित है। यह अवधारणा किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशेषाधिकार के अभाव को दर्शाता है। इसके बाद में विधि का शासन संरक्षण जो है ये जो लाइन है अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। इसका तात्पर्य है कानून के द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और दायित्व के संदर्भ में समान परिस्थितियों में समान व्यवहार के रूप में अनुप्रयोग है। दोस्तों अभी कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान को देखते हैं जो कि हमने भारतीय संविधान में अन्य देशों से अडॉप्ट किया। पहले बात करेंगे यूके की, ब्रिटेन की। यहाँ से हमने संसदात्मक यानी कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है संसद का, कि यहाँ पे सदन 2 सदन होते हैं, तो इस प्रकार की व्यवस्था जो है हमने यूके से लिया। और एकल नागरिकता का प्रावधान भी हम वहीं से लिए हमने। विधि का शासन रूल ऑफ लॉ भी वहाँ से अडॉप्ट किया हमने। विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार जैसा जो प्रावधान है ये यूके के संविधान से प्रभावित होकर के भारतीय संविधान में लिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका से अगर हम देखें तो मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 12 से 35 जो है भारतीय संविधान में। कोर्ट के पास में जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो जुडिशियल रिव्यू की जो शक्ति है वो, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान, और साथ ही साथ जो है हमने उपराष्ट्रपति का पद जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर के लिया है। आयरलैंड के संविधान से अगर हम बात करें तो यहाँ से राज्य के नीति निर्देशक तत्व
राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन की जो पद्धति है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। कनाडा के संविधान से अगर हम देखें तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का जो प्रावधान है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है, यानी क्वासी फेडरल सिस्टम जो है। केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होती है यहाँ पे, और केंद्र द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है, यानी संघवाद, भारतीय संघवाद की जो विशेषताएं हैं, इसके जो प्रमुख लक्षण है वो हमने कनाडा के संविधान से प्रभावित होकर के अपने देश के संविधान में शामिल किया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान की अगर हम बात करें तो समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक और साथ ही साथ व्यापार वाणिज्य की जो स्वतंत्रता है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। वाइमर जो जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसे वाइमर संविधान भी कहा जाता है। यहाँ से हमने आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन और आपातकालीन जो प्रावधान है वो जर्मनी के संविधान से अडॉप्ट किया गया है। दक्षिण अफ्रीका की अगर बात करें तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो कि आर्टिकल 368 में है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। रूस से अगर हम बात करें तो जो मूल कर्तव्य है और साथ ही साथ प्रस्तावना में जो न्याय, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की जो बात की गई है ये रूस के संविधान से प्रभावित होकर के भारतीय संविधान में शामिल किया गया। और फ्रांस को अगर हम देखें तो यहाँ से गणतंत्रात्मक ढांचा और प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो वाक्य है, ये जो आदर्श वाक्य है, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकल करके आया था और भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भी इसे शामिल किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान को बनाने की अगर हम बात करें तो कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे पहले दिन। और जब दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर को, तो इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट बने थे। तथा अंतिम बैठक जो है 26 नवंबर 1949 को संपन्न हुई थी। इस दिन संविधान बन के तैयार हो गया था, परंतु इसे लागू जो है 26 जनवरी 1950 को किया गया था। इस प्रकार भारत के संविधान को बनाने में कुल जो है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। आइए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं जो कि संविधान सभा से संबंधित है। दोस्तों गठन और स्थापना की अगर बात की जाए तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, क्योंकि ये सबसे सीनियर मेंबर थे संविधान सभा के। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया और यही देश के पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं। प्रमुख समिति अगर कार्य की बात करें तो संविधान सभा में बहुत सारी समितियां बनी हुई थी अलग अलग मामलों को लेकर के, परंतु जो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ये सर्व प्रमुख समिति मानी जाती है और इसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। यह सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया था और 26 जनवरी 1950 को यह पूर्ण रूप से देश में लागू हुआ। और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे वो BN राव थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा ने ही भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? तो दोस्तों मंत्रिपरिषद, चाहे वो राज्य का मंत्रिपरिषद हो या फिर देश में अगर केंद्रीय स्तर पे देखें तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद हो, तो केंद्र दोनों ही स्थान पे जो विधायिका के प्रति ये उत्तरदायी होते हैं। और मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इससे ये तात्पर्य है कि मंत्रिपरिषद तभी तक मंत्रिपरिषद के रूप में जानी जाती है जब तक कि सरकार को विधायिका में बहुमत रहता है, तभी तक मंत्रिपरिषद एक मंत्रिपरिषद के रूप में रहती है, अन्यथा मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है और सरकार गिर जाती है। तो यहाँ पे राज्य का चर्चा किया गया है, तो राज्य का मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक तौर पे जो जिम्मेदार है वो विधानसभा के प्रति होता है और जो केंद्रीय कैबिनेट जो है वो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार माने जाते हैं, संसद के प्रति उत्तरदायी माने जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(2) में जो है वर्णित है कि राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। तो जो इसका
आपका विकल्प ए है वो सही है। और 2 आर्टिकल यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे गवर्नर की बात की गई है और सीएम ऑफ स्टेट की बात है, जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, इन दोनों से संबंधित जो अनुच्छेद है। आर्टिकल 153 भारतीय संविधान का जो है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, और जो सीएम का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 164 के तहत है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह है 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया, यानी 1993 में जो 73वें संविधान संशोधन हुआ था उसके प्रावधान से संबंधित ये प्रश्न है। तो दोस्तों इसमें उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है ये पूछा जा रहा है। तो निर्णय लेने की शक्ति का विकेंद्रीकरण हुआ था, तो एक सही है। पूर्ण व्यवस्था की बात करें तो ये किया गया था, ये भी सही है। न्यायिक शक्ति की बात करें तो ये शामिल नहीं था, प्रशासनिक शक्तियां जो है इसमें शामिल की गई थी। तो 3 ऑप्शन आपका सही है, सही आंसर जो है आपका सी है। आइए कुछ महत्वपूर्ण डिटेल को देखते हैं। अनुच्छेद 243 में उल्लिखित है कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्ति प्रदान कर सकेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो। पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्था के विकेंद्रीकरण के साथ साथ आर्थिक प्रशासनिक व्यवस्था को भी विकेंद्रीकृत किया गया है। यह संपूर्ण व्यवस्था को वास्तविक स्तर पर लागू करने हेतु क्रियान्वयन स्तर के रूप में कार्य करता है। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र व्यवस्था है तथा 73वें संविधान संशोधन में न्यायपालिका की शक्तियों को विकेंद्रीकृत नहीं किया गया। यह अभी भी पंचायती राज व्यवस्था से स्वतंत्र अवस्था में है तथा 73वें संविधान से पूर्व की व्यवस्था के रूप में ही कार्यरत है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। तो दोस्तों राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की अगर बात किया जाए तो इसमें भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य जो होते हैं, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ये भी प्रतिनिधित्व होते हैं। नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य नहीं, राज्यसभा के सदस्य का चुनाव जो है नागरिक के द्वारा सीधे नहीं किया जाता है। राज्य विधान सभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही इसमें भाग लेते हैं। सी अगर देखें तो अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, तो ये सी ठीक है, यानी कि इसका जो सही आंसर है उपरोक्त में एक से अधिक, डी ऑप्शन सही है। राज्यसभा का जो प्रावधान है भारतीय संविधान में आर्टिकल 80 के तहत है, तो ये आर्टिकल याद रखेंगे। राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 जो है निर्धारित किया गया मूल संविधान में। इसमें से 238 सदस्य जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी से भी आते हैं। यहाँ के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं तथा 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में मनोनीत किया जाता है। वर्तमान समय में राज्यसभा में कुल सदस्य की संख्या 245 है, जिसमें से 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है और 4 सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है और 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है आंसर जो है दोनों 2 सही है, तो आपका 2 उपयुक्त तो 1 से अधिक जो है सही आंसर है इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है। तो दोस्तों कॉलेजियम प्रणाली भी सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है, अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है, मूल क्षेत्राधिकार भी है, तो आपका सही जो आंसर है वो डी है। आइए व्याख्या को देखते हैं। दिए गए विकल्प भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित थे। कॉलेजियम प्रणाली की बात अगर हम करें तो ये जजेस केस के माध्यम से डेवलप हुए थे। तो यह सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न ऐतिहासिक निर्णय, विशेष करके जो है 3rd जजेस केस जो 1998 का था, इसके माध्यम से डेवलप हुआ और जो न्यायाधीश की नियुक्ति और हस्तांतरण से संबंधित है, यानी कि ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट से संबंधित है। इसमें मुख्य न्यायाधीश जो CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, इनके साथ 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। मूल क्षेत्राधिकार की अगर बात की जाए तो संविधान के अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार क्षेत्र का वर्णन किया गया है और अपीलीय क्षेत्राधिकार की अगर बात करें तो आर्टिकल 132, 133 और 134
136 में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता का विस्तृत जो है वर्णन है। आइए सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देखते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र और शक्तियों और प्रक्रिया का विस्तृत उल्लेख किया गया है। इसके महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को अगर हम देखें तो 124 की अगर बात करें, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। इसके बाद में अनुच्छेद 125 की अगर बात करें तो न्यायाधीश के जो वेतन और भत्ते हैं इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 126 में जो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात की गई है। और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करें तो ये प्रावधान अगर हम देखें तो ऐसा सिचुएशन तब आता है यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो CJI होते हैं उनका पद रिक्त हो जाता है और वे अनुपस्थित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के किसी अन्य जज को जो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। यहाँ पे एक चीज़ और भी ध्यान रखेंगे कि CJI की जो शपथ है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाया जाता है। अनुच्छेद 127 की अगर हम बात करें तो इसमें जो है एडहॉक जजों की नियुक्ति के संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल। 124 आर्टिकल और 126 और 129 जो आर्टिकल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं अभिलेख न्यायालय क्या होता है। इसका अर्थ है कि इसके सभी फैसले का रिकॉर्ड कानूनी साक्ष्य के रूप में रखा जाता है और इसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की पूर्ण शक्ति होती है कोर्ट को, यानी कि कंटेंट ऑफ कोर्ट के लिए जो है ये दंडित कर सकते हैं लोगों को। अनुच्छेद 131 में अगर देखें तो ये मूल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार इसमें शामिल है। केंद्र और राज्य के बीच या दो से अधिक राज्यों के बीच के जो कानूनी विवाद की सीधी सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही हो सकती है और फंडामेंटल राइट से संबंधित चीज़ें भी सर्वोच्च न्यायालय में सुनी जाती है। अनुच्छेद अगर 32 और 34 की बात करें तो ये अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है, जिसमें कि संवैधानिक, दीवानी, औपचारिक मामलों में उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील सुनने का जो है सर्वोच्च अधिकार जो है शामिल है। दोस्तों इसके बाद में आर्टिकल 136 की अगर बात करें तो ये अपील के लिए विशेष अनुमति का प्रावधान है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय को अपने विवेक से भारत के किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण यानी कि सैन्य अदालत को छोड़ करके इन सब के द्वारा जो दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश के खिलाफ जो है अपील की अनुमति देने की असाधारण शक्ति जो है प्राप्त है। अनुच्छेद 137 में जो है जुडिशियल रिव्यू, जो कि अमेरिका के संविधान से हमने अडॉप्ट किया हुआ है, इसका प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट अपने स्वयं के द्वारा पूर्व में दिए गए निर्णयों या आदेश की समीक्षा करने और उनमें सुधार करने का अधिकार रखता है। अनुच्छेद 141 की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून जो है बाध्यकारी माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित या घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर आने वाले सभी न्यायालयों पर अनिवार्य रूप से लागू होता है। अनुच्छेद 142 जो है पूर्ण न्याय करने की अंतर्निहित शक्ति देता है। सुप्रीम कोर्ट को किसी भी लंबित मामले में कंप्लीट जस्टिस सुनिश्चित करने के लिए विशेष आदेश या रिट जारी करने की असाधारण विवेकाधीन शक्ति जो है प्राप्त है। इसके बाद में यहाँ पे रिट होगा। अनुच्छेद 143 की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति को सलाह देने की जो है सलाहकार क्षेत्राधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के पास में है। राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व या कानून के किसी तथ्य पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकते हैं। न्यायालय सलाह देने के लिए और राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है, यानी ये बाध्य नहीं है कि न्यायालय सलाह दे ही और राष्ट्रपति को जो सलाह दिया जाए उस चीज़ को राष्ट्रपति स्वीकार ही करे। नेक्स्ट प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है। तो दोस्तों इसके लिए जो न्यूनतम आयु होना आवश्यक है वो 21 वर्ष है। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भाग 9 में और अनुसूची 11 जोड़ी गई। इसके तहत अनुच्छेद 243F में पंचायती राज संस्थाओं की सदस्यता के लिए योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में किसी भी स्तर यानी कि ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति या जिला परिषद पर चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष होना अनिवार्य है, जबकि लोकसभा और विधानसभा के लिए यह 25 वर्ष और मतदान के लिए जो आयु है वो 18 वर्ष है।
तो इस प्रकार से जो आपका सही विकल्प है वो बी है। और अगर कुछ हम आयु से संबंधित अगर देखें तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जो आयु है वो 30 वर्ष निर्धारित है, और राष्ट्रपति के लिए जो है 35 वर्ष का है, और लोकसभा के जो सदस्य बनने के लिए 25 साल का भी प्रावधान किया गया है। यानी 25 साल के हो जाएंगे आप तो लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकते हैं। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।